हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चाहे अभी दें, मतलब 71 वाला दें, या इसके बाद दें, या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने वाला क्या है, बात समझने वाला है हमारे यहाँ पे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जो पी वाई क्यू होता है, ठीक है, जो पी वाई क्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि पार्लियामेंट पे एक सवाल पूछा, ठीक है, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट को जब हम पढ़ें तो पार्लियामेंट को इतने अच्छे से पढ़ें कि अगर हम इसमें से अगर लोकसभा पूछ रहे हैं तो भी हम बता सकें, अगर इस पर राज्यसभा पूछ रहा है तो भी हम बता सकें, अगर ये थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो भी हम बता सकें। तो इस तरह से वो पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर को पूछे तो बता सके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है बता सकें। तो मेरा बस ये है कि मेरा बस इतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे हम, कि जो है कि इतना मतलब बता सके ताकि आपको अगर सवाल आए तो आप उसको टैकल कर सकें। ठीक है, बना सकें। हाँ, ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब हिंदी में तो कंटेंट नहीं है, इंग्लिश में कंटेंट है, बट हिंदी में ही बोल रहे हैं, समझ लीजिएगा, तो शायद हेल्प मिल जाए। ठीक है, मेरा तो बस इतना ही है। तो पहले तो हम वीडियो छोटा बनाएंगे, पहले आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जैसा वीडियो लगेगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे आगे भी। ठीक है, तो देखिए, हम मेरा अपना है कि हम लगभग कम से कम 10 साल का पी वाई क्यू, 10-20 साल का, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब जाकर जो है हर साल एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन पहले एग्ज़ाम ऐसे नहीं था। पहले तो एक बार हो गया तो फिर 2-4 साल नहीं होता था। तो मेरा ये है कि जितने साल अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, जितना एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, उन सारे का पी वाई क्यू हम करवा दें पॉलिटी का। ठीक है, तो ये 64 का है, वो हम दिखा देते हैं तो क्या क्या हम करवाने वाले हैं। 64 बीपीएससी का, फिर 63 बीपीएससी का, और फिर उसके बाद आई थिंक इतना है। मतलब लगभग हमने कम से कम 20 सवाल, 10-20 सवाल जो है, या 7-8 सवाल जो भी है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपका रिव्यू जैसा आएगा फिर आगे हम बनाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या है, आई होप दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाँ, एक दो चीज़ और, एक तो हम एलिमिनेशन मेथड सिखाएंगे। दूसरी बात कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको मतलब अंडरलाइन करना है कि एक चीज़ समझ में आ जाए। जैसे लिखा रहता है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो हम नहीं भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कुछ और, तो यहाँ पे हम कुछ और भूल गए। तो ये सब ध्यान नहीं रखना, मतलब ये सब ध्यान रखना है कि हमसे ये सब गलती जो है नहीं हो। ठीक है, थोड़ा 1 सेकेंड, हम भी सीख ही रहे हैं आप लोग की वजह से कुछ कुछ चीज़ें। 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये सवाल जब मिले तो आपको क्या करना है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। एक थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे धीरे रहेगा ताकि जो नए बच्चे हैं वो सीखें, इसलिए मैंने रखा ही है बिगनर्स। जिनको आता है वेरी गुड, वो तो बहुत लेकिन जो नए हैं उनको, उनके लिए, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो मतलब रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, लिख कर किसको दे सकते हैं। तो आप बताइएगा कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या अब खैर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, ई वाला। ठीक है, नहीं आता है। तो आप बताइए कि किसको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा, मतलब वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर बताइए, उसके बाद नहीं तो हम तो बताएंगे ही यहाँ पे। और हाँ, इसका पीडीएफ भी जो है कि 1 सेकेंड, हवा की वजह से दरवाज़ा बज रहा था तो बंद कर दिए फाइनली। तो देखिए, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि जो है इसका जो आंसर है, देखिए, ए प्रेसिडेंट को, यानी कि अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जब जो जज हैं उनको जब रिज़ाइन करना, उनको हटाया नहीं जा रहा, उनको रिज़ाइन जब करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को। अब अगर जो पुराने हैं वो तो समझ गए, जो जो नए हैं उनको कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है, मतलब हमारा भारत। ठीक है, हमारा भारत। अब एक स्कूल में से एक टीचर को कहना होता है कि भाई देखिए, हम ना आज से पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, एक बात कह रहे हैं एग्जाम्पल।
तो वो टीचर किसको जाकर अपना एक रेजिग्नेशन लेटर देंगे, एक प्रिंसिपल को। तो यही एक सिस्टम हमारे सरकार मतलब हमारे भारत में भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो नॉर्मल जज तो नहीं है, तो उनको अगर उनको हटने का इच्छा हो तो वो कैसे हटेंगे, वो हटेंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। आई होप अब आप ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, इसको कैसे पढ़िएगा। आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको अगर पढ़ना हो तो आपको कैसे पढ़िएगा, और हमको बताइए कितने लोग को मालूम है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, इसमें ये बात लिखा हुआ है कि ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। ये बात किस में लिखा गया है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में। ठीक, कितनों को ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखिए अब आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, ये हम एक अलग एक प्लेलिस्ट लाएंगे 2 मिनट सीरीज ऐसे करके। उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या, अगर कुछ भी आपको कोई भी एक टॉपिक का ज़रूरत है कि हमको ये टॉपिक समझाइए, हम उसमें ले आएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग अपना स्पीड पकड़ते हैं, नहीं तो पता चले ख़त्म ही ना हो, ठीक है। और बाकी जैसा आप लोगों को बताइएगा तो आप समझा सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, फिर से हम बताएं कैसे करना है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। फर्स्ट चेयरमैन बैकवर्ड क्लास कमीशन मतलब कौन थे, बताइए। तो ये बहुत हो सकता है कि ये याद ना हो, बट इसको फर्स्ट हैं तो याद कर लीजिएगा कि ये हैं काका साहब, ठीक है। तो इनके बारे में एड्रेसिंग ऑन आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 340 आर्टिकल 340 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज, मतलब फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कैसे बना, किस कैसे जो भी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 340 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज सेट अप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, किसके ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ये 24 जनवरी 1953 अंडर चेयरमैनशिप कौन थे, काका साहब। इट इज़ ऑल्सो नो द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1955 और द काका कैलिकर कमीशन। इनको दो चीज़ जैसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आजकल आता है ना मैच द फॉलोइंग में कि काका कैलिकर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो वो बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड है। हम आप आई होप, देखिए मेरा बात क्या है कि चैनल पे बहुत कम लोग सब्सक्राइबर हैं, ये है वो, ये सब तो हमको नहीं पता, बट कोई भी चैनल शुरू से ही शुरू होता है तो हम भी ट्राई कर रहे हैं ऐसे कि एक सवाल पढ़े हैं उसका आंसर मार दिए, ये सब नहीं। आप चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक। अब कितने लोगों को ये अच्छा लगेगा, कितने का नहीं पता। हम एक साथ आपको दो दो तीन तीन सवाल का आंसर बता रहे हैं ताकि आगे आपको अगर सवाल पूछे तो फिर गलत ना हो, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ, फिर यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इज अपॉइंटेड बाई, वो जैसे स्टेट, जैसे हमारा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे हैं यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके जो चेयरमैन होते हैं, जो हमारे चेयरमैन को बहुत लोग आप लोग देखे होंगे पिछले वाले बार में, तो उनको कौन अपॉइंट करता है। अपॉइंट मतलब होता है चुनना, कि इतने लोग हैं और इसमें से हम किसी एक को अपॉइंट किए। इस अपॉइंट का मतलब, अपॉइंटेड का मतलब ये होता है। नॉमिनेट का मतलब होता है कि इतने ग्रुप में से कोई लोग जो है एक अपने में से नॉमिनेट कर दिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति बनेगा, तो प्रेसिडेंट इनको जो है बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये होगा। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर वाला केस में ऐसे ही होता है। लेकिन अपॉइंटेड होता है कि अपॉइंट किए हैं, कोई व्यक्ति उनको अपॉइंट किए हैं। तो जैसे समझ में आ रहा है, अपॉइंटमेंट मतलब होता है कि हम चुन कर दे दिए हैं, ये व्यक्ति को चुना गया है, मतलब इस व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति चुनेगा, ठीक है। चुनना अगर अपने भाषा में समझा जाए तो चूज करना। तो कौन चूज करते हैं, कौन चूज अपॉइंट करते हैं किसको, चेयरमैन ऑफ स्टेट पीसीएस को, ठीक है। तो बताइए कौन चूज करते होंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसका हमको आंसर नहीं पता, तो हम कैसे इसका ध्यान रखेंगे, हम इसका ध्यान ऐसे रखेंगे, बताते हैं कि देखिए देखिए क्या होता है, कैसे होगा कि जो भारत के लेवल पे है, जो भारत के लेवल पे है, सॉरी ये कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ये जो स्टार्टिंग में तो हो पा रहा था एक ही बार, अभी नहीं हो पा रहा, ये बड़ा नहीं भी नहीं हो रहा, ठीक कोई नहीं। हाँ, तो देखिए जो भारत के लेवल पे है, ठीक है, जो भारत के लेवल पे है मैक्सिमम अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करती हैं। और जो स्टेट के लेवल पे है, जो स्टेट के लेवल पे है, ठीक है, वो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर। ये बात अगर याद रखिएगा तो बहुत सारा सवाल जो है बन जाएगा, ठीक है।
अब इसको कैसे, इसको डिलीट हो जा रहा है एक ही बार, हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है, इसको बार बार करना पड़ रहा है, कोई नहीं, एक दिन आएगा, आईपैड खरीदाएगा, अभी इसी से काम चलेगा, क्या करना है। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सी में किसका ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है गवर्नर ऑफ द स्टेट। मान लीजिए कहीं फंस गए और नहीं समझ में आ रहा तो ये बात मेरा याद रखिएगा, बाकी आर्टिकल वगैरह है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ लोकसभा, किसका, लाइन कर लीजिए, लोकसभा, ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ, अगर आप लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं तो आपका एज इतना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ पूछ लीजिए, मतलब ऑप्शन तो यहाँ पे 3-4 दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे और थोड़ा समझेंगे। तो इसका आंसर है 25 साल, ठीक, लेकिन हम 25 साल नहीं और भी समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसे एज वेज डिफाइन कर दिया गया, कैसे याद रहेगा, क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम एरोप्लेन से हमको कहीं जाना है, तो एरोप्लेन में भी चढ़ने का एक होता है कि आपको ये वाला डिजीज़ नहीं होना चाहिए, आप इसके पेशेंट नहीं है ना, अगर आपको ये है परेशानी तो आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो भी, मतलब कहीं भी जाने के लिए एक हमारे यहाँ हमेशा हमारा नेचर ही ये कंपटीशन लगा के रखा है कि भाई ये इसको आप, ये आपका एक बैरियर है, अगर इसके अंदर आप फिट नहीं आते इसके बाद तो आप नहीं जा सकते। बात तो सही है आपका, ये कैसे, बिल्कुल, अगर कोई को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 12th तो पास आउट होना ही पड़ेगा, 12 पास आउट होने का सर्टिफिकेट देते हैं तभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा, यही तो होता है ना। तो फिर तो वैसे ही लोकसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसका एज जो है 25 साल होना ही चाहिए, ठीक है, उनका एज 25 साल। अच्छा 18 साल यहाँ पे क्यों दिया है, 18 साल बताइए क्यों दिया है, 18 साल के बाद ही हम लोगों को 18, 18 और +18 के बाद हम लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाता है। अब 2 चीज़ पूछते हैं, इज़ इट वोट जो है मतलब आप जो वोट दे रहे हैं, इज़ इट अ फंडामेंटल राइट, क्या ये फंडामेंटल राइट है, वोट देने का अधिकार क्या हमारा फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बताइएगा, ठीक है इसका आंसर। अच्छा 21 साल किसका है, 21 साल किसका है बताइएगा। 21 साल हम हिंट दे रहे हैं, 21 साल जो है ये जो लोकल अर्बन बॉडी होता है, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, वार्ड हो गया, अब सब नहीं हो सकता है, आपको बताना है ये। 30 साल किसका है, 30 साल राज्यसभा का है, ठीक है, तो बस इतना हो गया। अब जो जो बच्चों को मालूम होगा ये सब चीज़ें, उनके लिए तो होता होगा कि भाई क्या बता रही हैं, लेकिन जो नए होंगे उनके लिए बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि आप यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब पे हर कोई आ रहा है, एकदम मैराथन वीडियो लीजिए, ये भाई जो नया है ना, नया है तो उसको उतना नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में। और मेरा चैनल जो है हम उनके लिए ही हैं जिनको रियल का हेल्प चाहिए, बाकी नहीं तो जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, अब देखिए अब गवर्नर ऑफ स्टेट, अब हम आपको क्या बताएं कि जो ऑल ओवर इंडिया पे बात अगर आए तो प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट पे बात आए, ठीक है, हम स्टेट कौन सा स्टेट का मैप बना रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, तो गवर्नर की बात होगी। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, आप ही लोग बता दीजिए। इतने तो अब आप लोग मेरे थोड़े ही से लेक्चर में आप लोग तेज हो गए, बोलिए तेज हो गए कि नहीं, आंसर पता चल रहा है कि नहीं। अगर किसी को पता चल रहा होगा आंसर अभी तक, तो आप हमको वीडियो में इस टाइम को रोक कर बता दीजिएगा कि हाँ अब हमको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, गवर्नर। जो हम लोग को तो नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, बट हम लोग कैसे पता चला, बस अपना थोड़ा बुद्धि लगा के। तो क्या इधर गवर्नर है, इधर गवर्नर है, नो, तो इसका आंसर ये हो जाता। लेकिन अब ऐसा सवाल जो है नहीं आ रहा है, क्या सी गवर्नर, अच्छा सॉरी, प्रेसिडेंट का तो है, वही तो बात हो रहा है ना कि गवर्नर को कौन करेगा, प्रेसिडेंट, सॉरी, हाँ तो हो गया प्रेसिडेंट, यही तो बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाँ चलिए ये 6 देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविज, देखिए तो फिर से क्या गलती नहीं हो, लिख रहा है कि इन विच आर्टिकल पूछ रहा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा।
जो लोकसभा है वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट को, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो अब आर्टिकल इसको याद कैसे करना है और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो है शेड्यूल कास्ट को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। शेड्यूल कास्ट, फिर अब इससे क्या समझ में आ रहा है, लोकसभा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा में ही तो समझ में आया कि कितना ईयर होना चाहिए एमपी के लिए, समझ में आ गया। तो देखिए 2 सवाल यहीं पे बन रहा है। अब लोकसभा जब पढ़ेंगे तो राज्यसभा वाला वहाँ पे दिया था कि एज कितना होना चाहिए, वो पढ़ लिए, बस कौन अपॉइंट कर रहा है ये भी देख लिए। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है लोकसभा में, राज्यसभा में कौन होता है बताइएगा आप लोग। तो एक ही सवाल को घुमा फिरा के हम पढ़ सकते हैं। तो इसका आर्टिकल है 330, आर्टिकल 330। बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाद में हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं 7। द प्रेसिडेंट इज, जो प्रेसिडेंट होते हैं, अब देखिए ये हमारा पार्लियामेंट है, ठीक। पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में होता है और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। और एक और इनमें है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनके पार्ट नहीं है, इनके लोकसभा के अंदर में नहीं आएंगे, ये पार्लियामेंट के पार्ट में आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी वो नहीं आएंगे, वो पार्लियामेंट के पार्ट में आएंगे। और ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, ये बात लिखा हुआ है, 2 आर्टिकल लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है इसके पार्ट होंगे और प्रेसिडेंट इसके पार्ट नहीं होंगे। हम आर्टिकल आपको दिखाते हैं। भाई इसको हटाओ यार, ये तो अलग ही बच्चा वाला फीलिंग आ रहा है हमको थोड़े थोड़े देर में। आई होप आप लोग परेशान नहीं होंगे इसके वजह से। ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे बड़ा, पहले आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे, यस, द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, ठीक, समझ में आया। वो ये वाला डायग्राम याद रखिएगा। और जो स्टूडेंट को आंसर राइटिंग वाला प्रॉब्लम है, 32 पेज वाला वीडियो देखिएगा, ये सब फ्लो चार्ट कैसे बनाना है बताया है। यूनियन पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट क्या क्या रखता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, समझ में आया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, बोथ द हाउस फ्रेम द लेजिस्लेचर। नहीं, ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं दिया है, आर्टिकल जहाँ तक हमको लगता है 57 दिया हुआ है आर्टिकल, मतलब जहाँ हमको याद आ रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन ओनली, बस इस ये वाला क्या बताने चाह रहे थे यहाँ पे, एक चीज़ देखिए। और आप थोड़ा देख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये पार्ट है, और ये कौन से, मतलब सिर्फ कौन से आर्टिकल में पार्ट बताएगा वो आप लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम समझा दे, पूछता है 2 चीज़ है, देखिए समझा देते हैं। एक पार्लियामेंट, ठीक, एक है हमारे पीएम साहब और एक हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब देखिए जनता जिसको चुन रहा है, जनता जिसको वोट दिया है, चुना है, सब कुछ किया है, पावर उनके पास ज़्यादा रहेगा कि जिनको नॉमिनेट, मतलब जिनको हम लोग, मतलब जिनको एमपी लोग मिलकर बनाया कि हाँ ये जो है प्रेसिडेंट होंगे या होंगी, जैसे भी मैडम है। तो फिर किसके पास पावर ज़्यादा रहेगा, पावर उसके पास ज़्यादा रहेगा जिसको जनता चुना है। जनता किसको चुना है, जनता इनको नहीं चुना है, जनता किसको चुना है, जनता एमपी को चुना है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जनता जब इन लोगों को चुना है तो फिर इन लोगों में से किसी, इन लोगों ने किसी को चुनकर बोला कि भाई आपको पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इनको कहा जाता है रियल हेड, रियल पावर इन्हीं के पास है, रियल पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। इनको कहा जाता है, गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे, पीएम होंगे या प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है, गवर्नमेंट के हेड पीएम, लेकिन नेशन में सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है। इसको सब इरेज कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ए पंचायत, कौन सा आर्टिकल में बताया गया है जो मतलब एक आइडिया देता है कि हाँ भाई देखो तुम ना पंचायती के ऊपर काम कर सकते हो, मतलब पंचायत जैसा चीज़ बना सकते हो, कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो आर्टिकल 40 है। अब ये क्या है, मतलब क्या, ठीक है, डायरेक्ट, एक वर्ड याद रखिएगा, डायरेक्ट, यानी कि निर्देश देना, निर्देश देना। आई होप जो पहले पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ में आ रहा होगा, निर्देश देना यानी कि डीपीएसपी,
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि क्या मतलब इस बात का। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब रेडी हुआ और जब अडॉप्ट किया गया, तो उस टाइम हमारे देश में बहुत सारे चीज़ का सुविधा नहीं था। जैसे उस टाइम हमारे यहाँ मतलब एजुकेशन जो अभी के टाइम में 6 से 14 साल के बच्चे को दिया गया है, फंडामेंटल राइट में ही आता है, तो क्या उस टाइम दिया गया था? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी हालत वैसी नहीं थी कि हम इसको कंपलसरी कर दें, फंडामेंटल राइट बना दें। तो उस टाइम जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, वो बोले कि भाई देखो, जैसे एक होता है ना कि हमारे गाँव में हम लोग मतलब घर में लोग कहते हैं कि देखो, आज हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, बट कल अगर हमारे पास होगा तो यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाएगा, या कल हमारे पास होगा तो एक हम गांव में एक स्कूल खोलेंगे, कहा जाता है ना। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति ना रहे, चला गया भाई, लेकिन उनका बेटा हो, बेटी हो, और वो एक दिन मतलब अच्छा खासा कमाने लगे, तो उनको याद आ जाएगा कि भाई देखो, पापा ये बात बोले थे, मम्मी ये बात बोली थी कि एक स्कूल खोलना है, तो अब हम स्कूल खोलते हैं। यानी कि वो लिमिटेशन है नहीं, वो कोई पाबंदी है नहीं, तुम नहीं करोगे तो क्या जेल में डाल दिए जाओगे? नहीं। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास हो, तो वो एक निर्देश दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो काम तुम करना, अगर तुम्हारे मतलब होता है ना कि अगर तुम्हारा उस टाइम वैसा सिचुएशन होगा, तो तुम ये काम ज़रूर करना, ठीक। अब ज़रूर करना, अगर नहीं करोगे तो क्या जेल हो जाएगा? नहीं। कोई कह देगा कि तुम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं तुम करोगे तुम कोर्ट पहुँच जाएंगे, आंसर इज नो। ये जो भी हम अपने भाषा में बोल रहे हैं ना, ये सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कि क्या DPSP जो है वो नॉन जस्ट मतलब क्या आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज नो, वो नॉन जस्टिसिएबल है। क्या आप उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं? आंसर इज नो। क्या DPSP स्टेट के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा सकता है? आंसर इज नो। ये सब PYQ पूछा गया है, और ये सब तभी होता है जब आप PYQ को, बहुत सारा PYQ को अपने दिमाग में डाल दीजिएगा तो ये कनेक्ट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब यही बात समझ में आना चाहिए कि जहाँ डायरेक्ट की बात कहा गया है, वहाँ पर DPSP की बात कहा गया है। और उस टाइम हमारे यहाँ जब जो है, आप सब लोग को मालूम होगा कि जो पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, ये सब बाद में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो ये बात जो बड़े लोग हैं, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं, वो DPSP में डाल दिए थे कि भाई जब समय तुम लोग का वैसा होगा तो तुम लोग इस पे ज़रूर काम करना, अगर पॉसिबल हो तो वो कौन सा में था? आर्टिकल 40, ठीक। अब आप लोग बताइएगा कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वहीं यूपी में तो नहीं बंदी है। तो ये शराब जो बंद करने का जो जहाँ से लिया गया है, आप कोई भी चीज़ सरकार अपने मन से नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं प्रावधान दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में बताया गया है, और DPSP के कौन से आर्टिकल में ये बात बोला गया है कि जो जैसे अल्कोहल है या जो भी टॉक्सिक ड्रिंक है, उन सबको बैन किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यूपी वाले लोग कोर्ट में पहुंच जाए कि हमारे यहाँ भी शराब बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि DPSP के चीज़ों को बंद करने का कोई ऐसा लीगल वर्क नहीं, आप लीगल उसके ऊपर नहीं कर सकते कि सरकार के ऊपर। सरकार का मन हो तो ज़रूर रूप से काम किया जा सकता है, और उसी प्रावधान को लेते हुए बिहार में शराब बंदी है। आई होप, सोचिए ना कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ ही पहुँच जा रहे हैं। और इससे जो बच्चे समझ रहे होंगे ना कि एक सवाल से हम लोग कितने सवाल, क्वेश्चन तो देखने में अभी 8 ही लग रहा है, लेकिन हम लोग कितना सारा सवाल कर लिए, ठीक। 9 देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज सरकारी कमीशन, तो यहाँ पे क्या करना है? पहले लगा लेना है सरकारी कमीशन। विच वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंज इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर, सेंटर और स्टेट, तो सेंटर क्या हुआ? हमारा भारत। स्टेट क्या हुआ? हमारा बिहार। ये दोनों का रिलेशन के ऊपर कोई रिकमेंड होता है ना, बड़े बुजुर्ग रिकमेंड देते रहते हैं कि ये करना, वो करना है, तो ऐसे ही एक रिकमेंड है, और जो लोग दिए हैं उनका नाम में है सरकारी कमीशन। एक कमीशन बैठा होगा, उसका नाम ये है तो उसका नाम रखा गया। किसके ऊपर रिकमेंड दिए हैं? सेंटर स्टेट के रिलेशन पे दिए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो वो अपना रिपोर्ट, जो वो कमीशन, जैसे ये 4-5 लोगों का जो भी ग्रुप बना हुआ है, ये रिपोर्ट सेंटर स्टेट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया, और वो सबमिट जो है कौन से साल में किया गया है वो रिपोर्ट। तो बस यही सवाल पूछा, और ये बहुत ही फैक्ट है। तो 1987 में, और ये सवाल आप देख लीजिएगा कई बार पूछा जाएगा कि सरकारी ये कमीशन जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे कब अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है, या ये पूछा जा सकता है कि सरकारी कमीशन जो है वो किसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। फिर आपसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है, कौन से शेड्यूल में बताया गया है। ये सब कुछ जानना पड़ेगा पॉलिटी के लिए, और ये जितना भी हम बात बोले हैं ये सब आपके PYQ में पूछा गया है।
तो मेरा मतलब बस इतना ही है कि अगर PYQ आप कर रही है तो इतना अच्छे से करिए कि एक PYQ को करने के बाद कई PYQ उसमें बन जाए। ठीक, समझ में आया? ठीक, एक और सवाल करेंगे, बस इसको बंद करेंगे। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद, इन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर, ईयर पूछ रहा है, वेयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक, यानी कि जो हमारा भारत था, ठीक है, तो भारत में जो हमारे यहाँ स्टेट बना हुआ है, ये स्टेट जो है मान लीजिए ये उस टाइम 600 से भी ज़्यादा प्रोविंस थे, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे दो को मिलाकर एक, एक को मिला के दो, ऐसे कर करके जो भी बटा हुआ है आज के टाइम में जो देख रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग में ऐसा था? आंसर इज नो। किसके बेसिस पे? तो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इसको थोड़ा बांटा गया था। और वहाँ पे भी कारण है कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो कि उस पे अनशन पे बैठ गए थे कि नहीं भाई, यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहुत ये भाषा है, ऐसा करके। तो ये सब जो है चीज़ें, तो वो रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था। कौन से ईयर में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन से ईयर में हुआ था? 1956। कौन से ईयर में हुआ था? 1956। ठीक है, ठीक है। तो हम 10 सवाल के साथ ही यहाँ पे हम ऑफ करते हैं इसको। ठीक है, कितना मिनट हो गया? 25 मिनट हो गया। अब आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि या स्पीड कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, या ज़्यादा एक्सप्लेन ना करेंगे, जल्दी जल्दी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेकर तो हम बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है, कि हम इतना बता देंगे, बट लग नहीं रहा है 25 मिनट से ज़्यादा नहीं, नए वाले के लिए नहीं। नहीं तो हम ऐसे बस एक सवाल पढ़ो, एक पे आंसर डालो, सवाल पढ़ो, आंसर डालो। सिस्टम पंचायती राज किस में मेंशन है बताइए? अरे भाई थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है। अब ये तीनों जो लिस्ट है ये शेड्यूल के कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल याद करवा देंगे, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड BM ऐसे। तो फिर ये कौन सा शेड्यूल में है, ये क्या है, क्योंकि इतने सवाल इसमें से बना हुआ है कि यही एक सवाल नहीं, कई सवाल यहाँ से बन जाएगा। तो मेरा पढ़ाने का मतलब ये था, ठीक है, कि हम ऐसे बताएंगे कि उससे आपका कई सवाल बन जाएगा, गिनती गिनने के लिए नहीं। फिर अगर 10 घंटे का मैराथन ले लो, ऐसा ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अभी टाइम है, सब सब्जेक्ट पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और इसको भी देखते रहिए, हेल्प मिलेगा। बाकी जैसा रिकमेंडेशन वैसा काम होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।